आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने कल जो डाला था, सरप्राइजिंगली मैं अकेला था, इसलिए 30-35 मिनट के बीच में खत्म हो गया कि नहीं मेरे को नहीं पता है। लेकिन दो टीम्स थी तो मैंने उस हिसाब से कवर करने की कोशिश की। और आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन मैंने उस वीडियो का शूटिंग किया था, अगर आप मेरा टी शर्ट देख सकते हो तो आज हम बात करेंगे फुल्ली बायस्ड होके, नो न्यूट्रल ओपिनियंस। मतलब मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि इस टीम की बात हो। हम बात करेंगे सबसे सुपीरियर टीम। सॉरी, आरसीबी फैंस के लिए ये वीडियो नहीं है, तो आप सक्सेसफुली इग्नोर कर सकते हैं। सबसे सुपीरियर टीम जिसने कोई बैन नहीं सहा है, जिसके स्टेडियम में किसी ने मारा नहीं है, जिसकी टीम ने 5 कप जीते हैं और सिक्स भी जीतेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के अंडर। मैं बात कर रहा हूँ सीएसके की। और सीएसके में मेरे को लगा था मैं 4 बंदे तो एटलीस्ट लेके आऊंगा, उतनी पहुंच है मेरी। लेकिन कुछ ना कुछ वजह से कुछ फैंस, कुछ लोग नहीं आ पाए, ज्वाइन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज मैं और मेरे दूसरे ऑनलाइन फ्रेंड जिनका नाम दक्ष जैन है, जो भी एक सीएसके फैन है, उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। दक्ष भाई, कैसे हो आप और कैसा लग रहा है आपको आके? भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आके, क्योंकि एज ए चेन्नई फैन तूने बोला था कि भाई अपन ये शो करेंगे, तो अंदर से अच्छा लगा था कि भाई अपन भी कभी ऐसे बात बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, सबकी इच्छा होती है कि भाई अपनी टीम के ऊपर बात बात करने की। तो वैसा मेरा भी इच्छा था, पर तूने इसका अपॉर्चुनिटी दी है, तो देखते हैं कितना अच्छा होता है, क्या होता है। मतलब वो तो अभी ऑडियंस के ऊपर है कि वो सच हम्म। स्वीकार कर पाती है कि नहीं। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा रखा है जो मैंने इसमें तेरे को भेजा नहीं है, वो मैं तेरे को बताऊंगा। उसमें अगर तू ऑनेस्ट रह गया तो मजा आएगा, बाकी तो तेरे को भी पता है कि वो क्वेश्चन किसके रिलेटेड होगा मोस्टली। मैं इनडायरेक्टली लेट्स कह, सी। लेट्स तो सी। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। इसके हम्म। ऊपर मैं पर्सनली इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दूंगा। मैंने इसके ऊपर पूरा 30 मिनट का वीडियो बनाया है, संजू जाडेजा ट्रेड के ऊपर, करण के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताए। इस पे आप ही बात करोगे कि संजू सैमसन के आने से सीएसके में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और जाडेजा और सैम सरन ये कट कर दूंगा मैं। सैम करन के जाने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सैम करन के जाने के नुकसान तो हमने अभी 2-3 वीक में देख लिए हैं, आंद्रे रसल और मैक्सवेल के रूप में। तो वो थोड़ा गुस्सा है मेरे मन में कि अभी भी उसके रिलेटेड कि उनको नहीं जाने देना चाहिए था। अभी लोग मेरी उस बात से अग्री करते हैं कि नहीं भाई, सही बोला था, सैम करन को नहीं जाने देना चाहिए था। क्योंकि अभी जब सब पुल आउट कर रहे हैं तभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये तो सही बोला था। तो हाँ, आपका क्या मानना है इस ट्रेड के ऊपर, और पहले रिएक्शंस आपके क्या थे जब ये ट्रेड हैपन हुई तब? सी ये जो चेन्नई फैन अगर अपन देखते तो यार, इमोशनल तो शुरू में रहा था। जब पहले फाफ वाली बात आई थी 2021 या 22 का था वो, जब फाफ रिलीज हुआ था उस टाइम पे भी इमोशनल हुआ था। बाकी तो वो तो चलता आया था, लेकिन जब फिर उस टाइम पे रैना हुआ, रैना के टाइम पे भी हुआ। लेकिन जडेजा का ऐसा हो गया था कि कभी अंदर से लगा नहीं था कि भाई जडेजा जाएगा, इस चीज का तो सोचा भी नहीं था कि कभी कि भाई जडेजा जा भी सकता है। सेम करन का ठीक है था उस टाइम पे। जब आई गेस बात शुरू हुई थी तो ये हुई थी कि उनको कोई दो प्लेयर चाहिए। तो पहले बात निकली थी कि जडेजा और दुबे की स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तब चेन्नई ने मना कर दिया था कि भाई हम इन दोनों में से कुछ देंगे नहीं। तो भाई मैं भी इस चीज में था कि भाई चेन्नई जडेजा को कैसे जाने देगी, थलापति है वो तो। फिर धीरे धीरे जब बात लास्ट में आई तो लास्ट में ये लगा कि भाई जडेजा ट्रेड हो रहा है, तो उस रिएक्शन तो भाई शॉकिंग था कि भाई ऐसा कैसे। फिर थोड़े बहुत उसके एक दिन बाद या 12-13 घंटे बाद रिपोर्ट आई थी कि भाई उसके साथ वो दूसरा बंदा मांग रहे हैं। और जहां तक है ना, पथिराना और सेम करने की बात हुई थी कि पथिराना और सेम करने डाल सकते हैं। तो उसके मैंने बीच में अगर आपको याद हो तो डेवल ब्रेविस भी ऐसे औकात के ब्रेविस बाहर की भी से आई मांग थी, रहा हाँ। था। ब्रेविस की बात आई थी। तो उस टाइम पे अब सीन ये बना था कि भाई मेरा मन तो पूरा कह रहा था कि भाई किसी हालत में चेन्नई ट्रेड नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारी रील्स वगैरह आ रही थी इस पे कि भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और मेरा भी ओपिनियन तो यही था। फिर जब अपनी रिलीज लिस्ट आई, उसमें देखा कि भाई जडेजा नहीं है, मतलब जडेजा रिलीज नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके 2-3 घंटे बाद आता है चेन्नई की तरफ से पोस्ट कि भाई संजू आ चुका है। तो ये तो पूरा एज ए सीएसके फैन का पर्सपेक्टिव में बात होगी। लेकिन अगर अपन इसके पॉजिटिव्स देखें अगर संजू सैमसन के, तो ऐसा है कि यार देख, नंबर 3 का एक अच्छा बैट्समैन है। वो नंबर 3 पे खेल सकता है, 1 2 3 और 4 पे भी कभी कभी खेल सकता है। विकेट कीपर पता है, वो विकेट कीपर बहुत अच्छा है, क्योंकि एज ए धोनी के बाद वो विकेट कीपर तो चाहिए था। चेन्नई पहले राहुल के ऊपर गई है, पंत के पीछे गई है, कोई मिला नहीं।
तो एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर है। फैन फॉलोइंग की बात करें तो कर्नाटक साइड, चेन्नई साइड उसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। फैन फॉलोइंग की बात हो गई, बाकी और पॉजिटिव्स तो बस उसकी यही है कि भाई वो बैटिंग वगैरह के अंदर है, कीपिंग वगैरह के अंदर है, ये सब चीजें सही है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव जो मैं अब देख रहा हूँ वो ये है कि अपन उसके चक्कर में ना आयुष और उर्विल पटेल ये दोनों साथ में नहीं खेल सकते अब, क्योंकि संजू आ गया। अगर उन दोनों को अपन साथ में खिलाते हैं और नीचे संजू भी आता है तो फिर नीचे एक बॉलर कम होगा, तो ये इस चीज में चेन्नई जाएगी नहीं। संजू के चक्कर में मेन दिक्कत ये आई है। एक तो सबसे मेन नेगेटिव तो यही हुआ, और दूसरा नेगेटिव तो जडेजा वाला है। जडेजा के जाने से मेन नेगेटिव तो ये आ गया कि भाई जो नीचे नीचे का मेन वो था, कि हर बार जिसका 7th ओवर आता था चेन्नई में जडेजा का, वहां दिक्कत आई है। क्योंकि एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर से खेलता था वो, बैटिंग भी सही थी, बॉलिंग भी थी और फील्डिंग भी थी। अब वैसे पहले बात आई थी कि भाई रसल लेंगे चेन्नई, तो रसल रिटायर हो गया। मैक्सवेल की बात आई थी, मैक्सवेल ने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। फिर आउटसाइड चांस बना था मोइन अली का, मोइन अली ने भी खुद को अपने ऑप्ट आउट कर लिया। तो ये करते करते ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में चल गया कि भाई अब कौन। तो अब कि चेन्नई को किसी ना किसी एक इंडियन प्लेयर के पीछे जाना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर की बात आई थी, उसके पीछे भी ट्रेड कराने की बहुत कोशिश करी पर वो हुआ नहीं। फिर अब लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है चेन्नई के पास कि किसी एक इंडियन टैलेंट को कबाड़ो और उसको स्टार बनाने की कोशिश करो, वरना अगर अपन ओवरसीज में चले तो मेरे को लगता नहीं है कोई जडेजा के रिप्लेसमेंट का प्लेयर है भी सही। और इसका पॉजिटिव तो यही बात है कि अगर अपन सही में देखें ना, 2023 के फाइनल को हटा के 24 और 25 कंबाइन करके देखे तो जडेजा की इतने रन नहीं है। जो नीचे से मतलब एक फायर पावर की अपन को उम्मीद है, वो उतने रन नहीं है। ना उसकी स्ट्राइक रेट उस लेवल की है। मेरे को पिछले साल वाले अपने आरसीबी का मैच याद आता है, जो अपन कैसे हारे, मेरे को तो खैर उसका अभी तक भी दुख है। पर वो मैच ऐसा था कि भाई वो धोनी के ऊपर सब, उस मैच में धोनी को सबने ट्रोल किया। भाई धोनी की गलती नहीं थी, कोई बंदा दूसरी बॉल पे तीसरे बॉल पे आके नहीं मार सकता। जडेजा का सीन ये बनता है वो प्रॉपर सेट है, वो 70 के 80s पे खेल रहा था जितना मेरे को याद है, 68 70 80 अच्छा, इसके आप बीच में। चिन्ना स्वामी वाली मैच की बात कर रहे हो, चेपॉक हाँ हाँ, वाली चिन्ना स्वामी, मोनालिसा चिन्ना फाइनल? स्वामी। तो उस वाले मैच में जडेजा प्रॉपर सेट था। तो अब जडेजा करता क्या है, धोनी आया तो वो धोनी को स्ट्राइक दे रहा है। भाई उस टाइम पे तुम सेट हो यार, उस टाइम पे तुम्हें मारना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे मैच गिनवा सकता हूँ, लेकिन यदि जडेजा फैन अपन भी है तो भाई बुरा तो लगता है। ये कहना चाहूंगा मैं तो बस इस पे। और सैम करन की कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइड? सैम करन तो यार 2020 में जब चेन्नई में आया था पसंद तो बहुत था वो। तो ये जो पहले बहुत यंग प्लेयर, बहुत एज ए यंग प्लेयर में आया था उस टाइम पे। 2020 की चेन्नई तो को याद होगी कैसी चेन्नई थी। तो उस टाइम पे सैम करन आया था, कभी उससे एक बार ओपनिंग भी करवाई इन्होंने, कभी नीचे खिलाया, सब ट्राई कराया। सैम करन ने उस टाइम बहुत अच्छा किया। 21 में खेला सैम करन, 21 में भी इसने अच्छा किया था। पर जितना मेरे को याद है सेकंड हाफ के अंदर सैम करन नहीं था, ब्रावो खेला था फिर पूरा सेकंड हाफ। 2021 का पूरा सेकंड हाफ उस टाइम से सैम करन का थोड़ा डिप आया था। फिर 2022 में तो रिलीज हो गया। एक्चुअली पिछले साल देखे सैम तो। करन, मैं आपको बताता हूँ, सैम करन दुबई जब हम गए, वो आरसीबी के सामने मैच जीते, उसके बाद एक मैच में वो इंजर्ड हो गए थे। तो उसकी वजह से उनकी जगह पे मेरे को याद है डोमिनिक ट्रेक्स फाइनल के रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे। इसलिए फिर डीजे ब्रावो खेले थे पूरा सीजन वो। ऐसा ही हुआ था। अब याद आ रहा है मेरे को। तो उसके बाद 22 में, 23 में और 24 में तो अलग अलग टीमों पे गया, जहाँ पे पंजाब में था वो। एज ए कैप्टनसी करी और पसंद था वो प्लेयर, क्योंकि यार उसको देखा था 20-21 में वो चेन्नई से लगा हुआ है, तो प्लेयर से भी हो ही जाता है। फिर वो वही था इस साल, मतलब अब इस साल वही है ना, किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को टारगेट करने से तो मतलब है नहीं, क्योंकि ऊपर से पूरी टीम अच्छा नहीं खेल रही। अब फिर तुम बोलो कि भाई करण की गलती थी, जडेजा की गलती थी, इसकी गलती थी, तो वो तो कुछ कहने से मतलब नहीं है। करण का मेरे को याद है उसने एक मैच में तो बहुत अच्छा खेला था, वो 80s या 90s में जाके वो आउट हुआ था। वो मैच अच्छा था, लेकिन वो भी चेन्नई हार गई थी। तो करण का भी है, क्योंकि अब एक कहते कह सकते हैं ना, उसको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता था वो, आपके भाई खलील या फिर अंशुल में से किसी एक को खिला लो, और सेकंड आपके पास ऊपर से पेसर के रूप में सेम करन हो जाएगा, लेफ्ट आर्मर। लेकिन अब वो भी नहीं है, कोई प्रॉपर ऑलराउंडर अब चेन्नई पे है ही नहीं। तो मेन प्रॉब्लम तो वो आ गई। और इसका तो मेरे को कोई पॉजिटिव तो लगता नहीं है, इसका कोई पॉजिटिव है। एक्चुअली मेरे को एक क्वेश्चन ऐड करना था, मैं रह गया, तो मैं अभी वही पूछ लेता हूँ। हम्म। मटीसा पटिराना के रूप में ऐसा पहले चला था कि नहीं वो तो रिलीज नहीं होगा, वो तो सीएसके वाला है वो। फिर बीच में आया कि नहीं वो राजस्थान में जा रहा है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद पता चला कि नहीं सीएसके वाले उसको रिलीज ही कर रहे हैं। और अगर मैं 2023 के बाद के पति राणा को देखता हूँ, 2022 में तो एक दो मैच जो गुजरात के सामने उनका डेब्यू हुआ था वो, पर हम्म। 23 में ही वॉज रियली गुड, नो डाउट। 24 में मैं समझता हूँ कि वो डिप देखने को मिला था। दिल्ली कैपिटल्स के जो दूसरी मैच हुई थी, जिसमें उन्होंने बोल्ड मारा था एक ट्रिस्टन स्टब्स को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मार्च को, उस मार्च को। हाँ, उसको जो बोल्ड मारा था, उसके बाद जो उनका फॉर्म गया था, वहां पे मैं समझता हूँ कि उसके बाद
वो वाइड्स डालने शुरू हुए, वो यॉर्कर तो ऑन पॉइंट ही थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उनकी वाइड डालने की एक्यूरेसी या रेंज बहुत बढ़ गई। तो आप इस रिलीज को पर्टिकुलरली, वैसे तो मैं ये आगे पूछने वाला था, लेकिन मथीसा पटिराना एज अ बॉलर के रिलीज को क्या देखते हो? मैं अपना बता देता हूँ कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी और समझी हुई रिलीज है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि नेथन एलिस जो है, जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी हमारे सामने, उसके बाद से उनके लिए ट्रेड ऑफर्स जो आनी शुरू हुई थी फ्रॉम एवरी आईपीएल टीम, क्या वी आर इंटरेस्टेड टू टेक नेथन एलिस। और उधर मैं आपको बताता हूँ, मैंने जितना मैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मेरे को सौभाग्य हुआ है, प्राप्त हुआ है देखने का, अहमदाबाद में जब वर्ल्ड कप के टाइम थी, तब उधर के एक तो ऑस्ट्रेलियन फैंस, उन्होंने ऐसा बोला था कि ये हमारे लिए जसप्रीत बुमराह से कम नहीं है। ये उतना मानते हैं नेथन एलिस को। अब मैं कंपैरिजन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बॉलर भी एकदम पिंच बॉलिंग करते हैं, कभी कभी बहुत बढ़िया इकोनॉमी विकेट्स निकाल लेते हैं। तो मैं इसके लिए खुश हूँ कि उन्होंने उसको रिटेन किया है। लेकिन पथिराना को रिलीज करना आपके हिसाब से अच्छा था या बुरा? अब इसमें यार अपन देखे तो मेन सीन तो पर्स का बना था कि भाई रसल के या फिर कैमरन ग्रीन के चक्कर में पर्स चाहिए था। अब इसका एक वो देख रहे, जैसा कि तूने बोला था कि 2024 में उसका डिप आया था। डिप का एक तो मेन कारण ये बना था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उनका एक्शन बार बार चेंज करवा रहा था। फिर 2024 में वो चेन्नई में आए, चेन्नई ने एक्शन चेंज करवाया, वापस गए, वापस एक्शन चेंज हुआ। तो इसके बीच में जो मेन दिक्कत आई थी, क्योंकि धोनी ने तो उसके फैमिली को बोल रखा था कि भाई इस बंदे को मैं संभालूंगा, इसको मैं बनूंगा, स्टार बनूंगा। लेकिन अब सीन वही आ गया कि भाई श्रीलंका क्रिकेट बोलता है कि भाई इसको आप बार बार ऐसे एक्शन चेंज मत करवाओ, मत करवाओ। वहां पे चेन्नई की टीम को, क्योंकि अब 2025 वाला सीजन सबने देखा, उसमें तो मतलब वाइड का तो बोल ही नहीं सकते, उसका वाइड बहुत गंदा था उसका। तो ये जो उसको मैं देख के बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, अच्छा है, ना मैं इसको पॉजिटिव में रखूंगा ना नेगेटिव में, क्योंकि ज्यादा उसकी एज तो अभी तक हुई नहीं। तो कह सकते हो कि आप उसको ग्रूम कर सकते थे, ठीक है, उसने थोड़ा गलत हुआ, जो भी हुआ, और उसको आप थोड़ा बहुत ग्रूम कर सकते थे। लेकिन अब रिलीज कर दिया तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, रिलीज कर दिया। इसका वही है कि भाई नेथन एलिस को अब चांस मिलेगा। नेथन एलिस मेरे को भी बहुत पसंद है। आई थिंक वो बीबीएल में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलता है, जितना मेरे को याद है। उसने उनको कप भी जिताया है, और वो नीचे एक और हैंडी वो बैट्समैन तो नहीं कैप्टन भी बोलूंगा। है। हाँ, कैप्टन है वो। अब वो नीचे से कभी कभार मान लो अगर रन की जरूरत पड़ गई तो मार सकता है वो, एज ए हैंडी बैट्समैन तो नहीं है पर मार सकता है वो। तो नेथन एलिस को तो मैं पिछले साल भी चाह रहा था कि भाई अगर हो सके तो दोनों साथ में खेलें, लेकिन नहीं खेल पाए वो अलग चीज है। बाकी नेथन एलिस के तो मैं फेवर में हूँ कि उसको तो खेलना चाहिए अगर आपने रखा है तो, क्योंकि उसमें टैलेंट है। प्लस आपने वो यूनिक बॉलिंग एक्शन की बात की ना, तो मैं आपको बताता हूँ नेथन एलिस का भी कहीं ना कहीं यूनिक अच्छा। बॉलिंग एक्शन है। लाइक हम्म। वो ऐसा एक इन ऐसा कहते हैं ना कि रेयर नहीं, लेकिन अनकन्विंसिंग है कि पूरा बॉल वो पूरा हैंड वो घुमाते हैं, लेकिन जिस तरह से स्विंग करते हैं बाद में, वो देखने में मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। और कहीं कभी कभी सरप्राइजिंग यॉर्कर्स भी वो डाल देते हैं। पथिराना के टाइम में मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज धोनी ने बोली थी कि इसको सिर्फ आप T20 में ही आजमाओ, ये ओडीआई या फिर टेस्ट का बॉलर नहीं है। ये 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि श्रीलंका वालों ने उससे एक टेस्ट खिलवा दी, लेकिन उसमें वो पिट गया। उसके बाद से उसने आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप में वो था कि नहीं, मेरे को याद नहीं है। वो उसके बीच में उन्होंने बहुत सारी मैचेस खेली, डोमेस्टिक्स भी खेले उधर वो श्रीलंका में। तो उसमें अचानक से फिर जैसा राजवर्धन हंगारकर के साथ एज वाला सीन हुआ था, वैसा उनके साथ बॉलिंग एक्शन वाला सीन हुआ। इतना सब कुछ चेंज करवाते गए कि वो अपनी रिदम ही कहीं ना कहीं भूल गए। और मैं समझता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि ये रिलीज जो है, ये नेसेसरी क्यों बनती है? क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल बॉलिंग एक्शन वाला पथिराना है, तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स टू हैव इन योर टीम। लेकिन अगर बार बार, जैसा कि मुत्तैया मुरलीधरन के साथ भी था, कि बार बार एक्शन चेंज करवानी पड़ती थी उनकी, सुनील नारायण को तो बैन किया गया है चेकिंग की वजह से। हम्म। अगर बार बार उसको आप उसका एक्शन बदलवा रहे हो, उससे आपकी ही टीम का नेगेटिव ये बनता है कि आपको एक जो ओरिजिनल पथिराना है वो नहीं मिलता है। आपको मिलता है अलग अलग एक्शन वाला, जिसमें वो खुद ही कंफ्यूज है कि मेरे को कैसी और किस टाइप की बॉलिंग करनी है, मैं भूल गया हूँ। उसके पास वो जो उसका जो हाथ बैठा हुआ लाइन और लेंथ थी, वो भी चली जाती है, जिसकी वजह से वो वाइड्स डालता है। तो मैं इसलिए ये समझता हूँ कि पथिराना का रिलीज मेरे हिसाब से बहुत
अच्छा डिसीजन था। अभी उसके जगह पे कौन आएगा उसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, अभी तो उनके फैंस के लिए बहुत अच्छा वीक रहा है पिछला। उन्होंने सेंचुरी मारी उसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम बाय द वे। और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ दोज प्लेयर्स हैं, अगर ऐसे ही खेलते रहे तो हमेशा सिलेक्ट होते रहेंगे। और एकदम कूल और काम रह के खेले हैं, कोई भी जल्दी नहीं थी, शांति से सेंचुरी खत्म की है। भले ही थोड़ा आउट हो गए जल्दी, लेकिन जिस तरह से खेले हैं वो एक टिपिकल ऋतुराज गायकवाड़ जो खेलते हैं वैसा ही वो खेले हैं। तो मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि संजू सैमसन राजस्थान में जब तक जायसवाल वगैरह नहीं थे, ही यूज्ड टू ओपन, जहां तक मेरे को याद है 2019-18 में बहुत से टाइम पे उन्होंने ओपनिंग की है। इधर मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि ऋतुराज को ओपनिंग करनी चाहिए विथ आयुष मात्रे, क्योंकि मैंने पर्सनली जो ऋतुराज देखा है विथ फाफ डू प्लेसिस हो, विथ डेवन कॉनवे हो या फिर कोई भी हो, वो ओपनिंग में जिस तरह से मारते हैं, जिस तरह से एक स्टार्ट देते हैं, वो नंबर 3 पे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो उधर मानते हैं कि मेरे को 3 पे ही बैटिंग करनी है, लेकिन उधर वो उतना सेट मेरे को इस पूरे सीजन में जितनी भी वो मैच खेले थे उधर नहीं लगे थे। सेम फॉर सैमसन। सैमसन इंडिया के लिए भी 3 या 4 पे खेलते हैं T20 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कभी कभी ओपनिंग भी करते हैं। आई थिंक साउथ अफ्रीका गए थे तब वहां पे उन्होंने ओपनिंग की थी, जहाँ पे एक सेंचुरी भी मारी थी उन्होंने, शायद, जितना मेरे को याद है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सैमसन 3 पे बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम एक 11 अभी इमेजिन करते हैं कि ऋतुराज आयुष आपके साथ ओपनिंग में है, सैमसन 3 पे है, चौथे पे दुबे है आपके पास, फिफ्थ पे ब्रेविस है। तो ये 5 ऐसे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को पर्सनली खुशी होती है कि हाँ, ये 5 लोग जो है, अगर 2 निकलते हैं तो तीसरा संभालने को तैयार। मेरा मेन कंसर्न ऋतुराज के तीसरे पे ये है कि वो स्टार्ट दे देते हैं अच्छा। मोस्टली लास्ट टाइम तो सैडली पावर प्ले में ही बैटिंग आ जाती थी उनकी 3 पे, लेकिन वो स्टार्ट दे देते हैं, लेकिन फिर वो एग्जीक्यूट उस नंबर पे नहीं कर पाते जैसा उन्होंने ओपनिंग में किया है। स्पेशली 2023 में, अरे सॉरी 2021 में, जो मुंबई के सामने जो दुबई में मैच थी, जहाँ पे बहुत जल्दी अर्ली कोलैप्स हो गया था और फिर उन्होंने जो पूरी इनिंग संभाली थी, लास्ट में बुमराह को भी सिक्स मारा था। तो ये प्राइम एग्जांपल है कि व्हाट एन ओपनर ऋतुराज वी नीड। तो आपका क्या मानना है कि सैमसन को ओपनिंग करनी चाहिए आयुष मात्रे के साथ या फिर ऋतुराज को करनी चाहिए? जैसे कि तभी तूने बोला था मुंबई वाला मैच, वो तो भाई क्लासिक मैच था, वो तो बहुत प्यारा मैच था। लेकिन जब तूने बोला ना कि सैमसंग ने मेनली मैचेस में ओपन किया है, तो जितना मैंने उसका देखा है, उसका मेजोरिटी करियर तो नंबर 3 पे आया है। मतलब जो उसके ज्यादा अच्छे स्टेट्स है ना, वो नंबर 3 के। और मैं तो भाई यही चाहूंगा कि गायकवाड़ ने 2020 के लास्ट के 3 मैचेस अपन उठा ले में, जिसमें उसकी 50 थी। 2021 में उसने ओपनिंग करी, 22 में करी, 23 में करी, 24 में करी, तो 25 में तो खैर वो इंजर्ड हो गया था, बाद में क्या हुआ था वो तो अलग सीन है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो ओपन करे, क्योंकि उसको ओपनिंग के स्टेट उसके बहुत अच्छे हैं। उसने ऑप्टिक्स में आके अपनी 2 सेंचुरी है उसके नाम पे, 2 या 3 है आई गेस, 2 है जितने मेरे को याद है। 2 सेंचुरी है, बहुत बार तो उसने बहुत अच्छे से स्टार्ट भी दिए है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो इसे ओपन खेले। और अगर ऊपर से कोई गिर जाता है, विकेट जल्दी गिर जाता है, तो नीचे संजू सैमसन तो आपके पास है ही संभालने के लिए नंबर 3 पे। फिर उसके बाद दुबे है, अब 4 पे तो कोई भी आ सकता है, दुबे ब्रेविस में से जो भी आपको सही लगे उसको भेज दो। उसके बाद तो भी जो वो आप सिचुएशन ऑप्शन में पे, लोगे, सिचुएशन पे, जैसे वो सिचुएशन अभी पर साउथ डिपेंड अफ्रीका करेगा। ने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है कि ब्रेविस कभी ऊपर आता है, ब्रेविस कभी नीचे भेज देते हैं, तो ब्रेविस के साथ एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सेम सीएसके अप्लाई कर सकती है अभी इसको देख के। तो 2023 में वही तो किया था ना सीएसके ने दुबे के साथ, कि अगर विकेट नहीं गिरता है तो उसको जल्दी भेज देते हैं। मतलब अगर विकेट नहीं गिरता है 10 ओवर तक, तो उसको ये 1 डाउन इवन भेजते थे। मैं ये मानता हूँ कि शेन वॉटसन को ओपनिंग में एक्सपेरिमेंट में भेजा था पहले मैच में। सेम मोइन अली के साथ जब उनको लिया था तो तीसरे नंबर पे उनको एक्सपेरिमेंट करके भेजा था। तो उस हिसाब से हम्म। अगर ये सफल रहता है, सेम मैं दूसरी टीम का अगर एग्जांपल दूं, वॉशिंगटन सुंदर को फोर्थ पे भेजा था गुजरात टाइटंस ने और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया था एसआरएच के सामने। तो एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे जरूरत है वहां पे सारी टीम्स कर ही रही है। ओपनिंग ही करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट सीधा प्री ऑक्शन एनालिसिस पे ही चलते हैं, क्योंकि अभी हम्म। मेरे को लगता है कि ये टाइम इधर बहुत सी इस पे डिस्कशन होगी, और जो मेन प्लेयर है जिसकी सब राह देख रहे हैं कि वो सीएसके में आ जाए,
उसकी भी बात यहाँ पे हम कर लेंगे। तो हम एक क्वेश्चन आंसर थोड़ा-सा राउंड रखेंगे कि मैं आपको रिलीज़ बताऊँगा सीएसके के और रिटेंशंस बताऊँगा। आपको अपने हिसाब से ऐसा बताना है कि ये मेरे हिसाब से शॉकिंग रिलीज़ है या फिर ये मेरे हिसाब से शॉकिंग रिटेंशन है जो सीएसके ने इस साल किया है। पहले मैं पूरा हम्म। लिस्ट बता देता हूँ। सीएसके के रिटेंशंस है ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन ट्रेडेड, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, नेथन एडिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी। ये इनके रिटेंशंस है। रिलीजेस की बात करूं तो है वंश बेदी, राहुल त्रिपाठी, आंद्रे सिद्धार्थ, रविंद्र जाडेजा, सैम करन ट्रेडेड, रचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, मथीशा पथिराना, डेवन कॉनवे एंड रविचंद्रन अश्विन जो रिटायर हो गए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन रखना चाहूंगा कि मैं पर्सनली राहुल त्रिपाठी के साथ जो हुआ है ओवरऑल सीजन में उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं राहुल त्रिपाठी की पहली मैच जो थी जब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, मैं तब से उनका एक फैन हूँ। उसके बाद 18 में जब वो राजस्थान में गए, 20-21 में केकेआर में उनकी पीक फॉर्म थी, फिर 23 तब 22 से 23 में वो एसआरएच में थे, फिर अभी सीएसके में थे। तो इधर मैं ऐसा समझता हूँ दो लोगों के पर्सपेक्टिव से, एक तो सैम करन और एक राहुल त्रिपाठी, इन दोनों को जो एक जस्टिस मिलना चाहिए एज अ प्लेयर वो नहीं मिला। जहाँ पे राहुल त्रिपाठी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 या 3 मैचेस खेले हैं पूरी सीजन में, तीनों में उनको ओपनिंग स्लॉट दिया है जो उस नंबर पे नहीं खेले हैं कभी। डोमेस्टिक में खेलते हो तो अलग बात है, लेकिन जो अगर आपको याद हो 2021-22 में जब केकेआर में हुआ करते थे तब वो 3 या 4 पे ही आते थे, तो उधर उनको कोई मौका नहीं दिया गया है मेरे हिसाब से। और अगर दिया भी गया होता तो एटलीस्ट 2 मैचेस और देते, क्योंकि आप ऑलरेडी हार रहे थे सारे मैचेस। तो अगर आप उधर एक्सपेरिमेंट करते जैसा आपने ब्रेविस को लेके किया, जैसा आपने ओवर्टन को लेके किया, जैसा आपने सैम करन को 2 खिला के उसमें भी एक अच्छा खेले थे उसको ड्रॉप करके किया, तो मेरे को लगता है कि राहुल त्रिपाठी के साथ फुलफिल्ड जस्टिस नहीं हुई है। तो मैं ये एक शॉकिंग रिलीज समझता हूँ। दीपक हुड्डा और विजय शंकर का तो एक्सपेक्टेड था कि वो लोग रिलीज होने वाले हैं। अगर शॉकिंग रिटेंशन की बात करूँ तो मुकेश चौधरी जो है सेम प्लेयर, वैसे मेरे तो पर्सनली फेवरेट है। लोग कहते हैं कि वो ईशन किशन वाली मैच के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ बता दूं कि 2022 में जहाँ पे आपके पास बॉलर्स में डीजे ब्रावो, तुषार देशपांडे और मुकेश चौधरी जैसे ही बॉलर थे, दीपक चहर पूरी सीजन में नहीं थे अगर आपको याद हो तो, रूल्ड आउट हो गए थे। ऐसे में अगर कोई एक ऐसा बॉलर, चलो वो पिटे थे, जो था वो सब ठीक है, ऐसा कोई बॉलर जिसने पिटा तो था लेकिन एकदम रॉ पेस के साथ उन्होंने जो बॉलिंग की थी थ्रू आउट मैचेस, इवन आरसीबी वाली मैच में तो वो शायद उन्होंने विराट कोहली को आउट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें शिवम दुबे ने कैच पकड़ा था। एक ऐसा पेसर जो आपका मेन पेसर बन गया था पूरी सीजन, बीच में सिमरजीत सिंह आए थे, सारे आए थे, उसका आप अगर देखें 2023 में वो रूल्ड आउट थे, उन्होंने एक भी मैच नहीं खेली। तुषार देशपांडे ही थे। 2024 में अगर बात करें तो आई थिंक उसमें भी 2-3 मैचेस खेले होंगे अगर खिलाई होगी तो, या फिर थ्रू आउट ड्रॉप पे थे। 25 में एक मैच खेली, ठीक ठाक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अभी के लिए जो स्क्वाड है हमारी, परफेक्ट बैकअप है खलील अहमद का, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप जेमी ओवर्टन के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ओवरसीज है, आपको कोई और ओवरसीज भी लेना है। जहाँ पे मुकेश चौधरी जो है वो एक ऐसा एसेट है जो पावर प्ले में खलील जैसी नहीं लेकिन खलील के जैसी ट्राई करेगा बॉलिंग देने की आपको। अगर आप उसको वानखेड़े या फिर चिन्नास्वामी जैसी फ्लैट पिच पे भी अगर खिला लो तो वो एटलीस्ट आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है। तो मुकेश चौधरी को रिटेन किया इसलिए मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। आपके हिसाब से कौन शॉकिंग रिटेंशंस और शॉकिंग रिलीजेस है?
शॉकिंग रिलीज के अंदर देखो तो यार एक दो प्लेयर मेरे को लगते हैं, तीन सॉरी, एक तो पतिराना वाला जैसे मैंने शुरू में बता ही दिया, एक अपने आंद्रे सिद्धार्थ का है, और एक वंश वेदी का है। वंश वेदी भी रिलीज है ना शायद, वंश वेदी का। तो इन दोनों का मेरे को लग रहा है, क्योंकि आंद्रे सिद्धार्थ एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ग्रूम हो सकता था, और वंश वेदी भी ग्रूम हो सकता था। वंश वेदी में कैपेबिलिटी है कि वो हिट कर सकता है। और बात अगर शोकिंग रिटेन की करे, तो रिटेन में तो मेरे को ऐसा कोई लगता नहीं है कि जिसको शोकिंगली रिटेन हो। मेरे को बस मुकेश चौधरी का लगा कि उसको सोच सकते थे उस पे कि उसका क्या करना है, रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर था। बाकी ऐसे तो और कोई मेरे को शोकिंग रिटेन लगा नहीं, और रिलीज में बस वो तीन प्लेयर मेरे को लगे। अच्छा, अब सबके फेवरेट क्वेश्चन पे आते हैं सारे सीएस के फैंस की तरफ से, अगर मैं कहूँ तो कैमरन ग्रीन। अभी ऐसा नाम चल रहा है, हॉट टॉपिक में है, 18 के ऊपर बिड करेंगे तो भी 18 करोड़ समथिंग ही मिलने वाले हैं उनको पर सैलरी में। लेकिन एज अ प्लेयर कोई ऐसा कोई बात करने जैसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है तीनों फॉर्मेट में। जहाँ पे इस साल जब वो आते हैं तो दो टीम्स मोस्टली, मैं कहीं ना कहीं एसआरएच का भी नाम लूंगा, क्योंकि मैंने कल के अपने वीडियो में बोला है कि वियान मल्डर जिनको एसआरएच ने रिलीज किया है, जो हमारे जीएसके में है इस साल ऐसे 20 में, अगर उसकी जगह पे कैमरन ग्रीन के लिए वो भी ट्राई करेंगे ही, क्योंकि पैट कमिंस है, क्योंकि डेनियल वेटोरी है जो ऑस्ट्रेलिया का कोचिंग स्टाफ है, वो इधर सनराइजर्स हैदराबाद में आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि तीन टीम्स उनके पीछे लगेगी, जहाँ पे केकेआर, सीएसके और एसआरएच आपके सामने है। तो चलिए समझते हैं कि कैमरन ग्रीन अगर नहीं आते तो उनके जगह पे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में आप किसको देखते हैं? मैं अपना बताता हूँ। मैंने दो नाम सोचे हैं इस पूरे लिस्ट में। लियाम लिविंगस्टन का मेरे लिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट उनके लिए नहीं बना है अभी के टाइम के लिए। फॉर्म सिर्फ उनका तभी होता है जब वो कोई और लीग खेल रहे होते हैं। सीएसके के अंडर ग्रूम हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरे लिए अभी जो दो नाम रहते हैं, एक तो मैं वियान मल्डर का नाम लेना चाहूंगा। प्रॉमिसिंग प्लेयर है ऑलराउंडर में, और भले ही उनके कैमरन ग्रीन जैसी क्वालिटी ना हो, लेकिन जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, बच गए थे, ये तो टेस्ट की बात है। इन एज अ बॉलर बहुत बढ़िया है ऐसे 20 में। अगर आपने उनकी थ्रू आउट जर्नी देखी होगी तो बहुत बढ़िया थी। आई थिंक इसके पहले वो एसआरएच के लिए ही खेलते थे उसमें। तो हम्म। ओवरऑल बहुत बढ़िया है, और जहाँ जरूरत है वहां पे रन्स देते हैं, वो रन्स मारते भी हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर चलिए पेस में तो ये बात हो गई। स्पिनर्स में स्पिनर्स में मैं ऐसा समझता हूँ माइकल ब्रेसवेल एक बहुत बढ़िया नाम लगता है मेरे को, कि जो जाडेजा टाइप एबिलिटी नहीं है उनमें, लेकिन वो रन्स बहुत बढ़िया स्कोर कर लेते हैं। जब एनजेड की टूर हुई थी 2 साल पहले इधर, तब उन्होंने 100 मारे थे जहां तक मेरे को याद है। उस टाइम पे वो आरसीबी में एज अ रिप्लेसमेंट ज्वाइन हुए थे। सामने की साइड लोग बोल रहे हैं कि जेसन होल्डर या फिर अकील हुसैन को लोग ट्राई करना चाहते हैं, या फिर वानिंदु असरंगा है। लेकिन ये जो दो नाम मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे नाम है कि जो आगे के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया है। उनके में क्रिकेट कितनी बची है, मैंने जाडेजा में भी सेम चीज बोली थी कि कितनी क्रिकेट बची है उनको खुद को भी नहीं पता है। जो बंदा T20 वर्ल्ड कप में साइलेंटली रिटायर हो जाता है जीतने के बाद, वो कब तक खींचेगा वो हमें भी नहीं पता है। तो मेरा यही दो नाम थे कि वियान मल्डर एकदम प्रॉमिसिंग टैलेंट है। जेमी ओवरटन को आप अगर बैकअप में भी रखते हो तो ये एक ऐसा नाम है जो खेलेगा ही। और दुख की बात यह है कि ऐसे 20 के पहले ऑप्शन है, वरना हम अगर ऐसे 20 पहले होता और ऑप्शन बाद में होता तो ये नाम मैं पहले ही डिस्कस कर लेता कि कल इसने कितना बढ़िया खेला है। लोग फरेरा की बात कर रहे थे, लेकिन फरेरा बेचारे ट्रेड हो गए तो वो भी नहीं आ पाए। तो आपके हिसाब से अगर कैमरन ग्रीन नहीं आते तो आप किसको देखते हैं इसके रिप्लेसमेंट? नहीं, अगर ग्रीन नहीं आता है ना, वैसे तो ग्रीन की जरूरत तो है नहीं चेन्नई को, क्योंकि नंबर वो 3 या 4 पे उसने अभी तक तो अपना बेस्ट किया है। जो मेरे को याद है मुंबई की तरफ से एक सेंचुरी आई थी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो वो भी एज ए नंबर 3 या 4 पे आई थी। मैं यार, कोई है ना उस पर ध्यान दे नहीं रहा मेरे को। जितना याद है, एक चेन्नई में एक है रामाकृष्णा घोष, वो बहुत प्यारा प्लेयर है वो एक एज अपने पेस ऑलराउंडर कर सकता है, वो बहुत प्यारा है। वही मैं बोल रहा था, एक तो रामाकृष्णा घोष से मैं पिछले साल भी उसको देखना चाहता था कि भाई उसको कम से कम मौका मिले यार, वो बहुत प्यारा प्लेयर है। वो महाराष्ट्र से खेलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, महाराष्ट्र से वो खेलता है। और बाकी लियाम लिविंगस्टन की बात रही तो उसने किया है थोड़ा बहुत तो अच्छा किया है।
इतना भी खराब तो नहीं खेला है कि उसका सीन ये बना था कि जब वो पंजाब में था ना, तो पंजाब में उसके पास कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं थी। वो कभी उसको ऐसे फिनिशर खिला रहे थे, कभी ऊपर खिला रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि मेन दिक्कत क्या आ गई ना कि चेन्नई के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऑप्शन या तो आप लियम लिविंगस्टन के ऊपर जाओ, जो कि प्रूवन तो खैर उसको नहीं बोल सकते, लेकिन कह सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो किया है, बाहर तो किया है। और जैसा कि तुमने ब्रेसवेल का बोला था, ब्रेसवेल भी है। मैं हर बार शौक होता हूँ कि यार ब्रेसवेल जैसा प्लेयर रिलीज क्या कहते हैं, मतलब उसके ऊपर बीट हो क्यों नहीं रही। हर बार मैं ये चीज सोचता हूँ, ब्रेसवेल अपने हर बार अनसोल्ड चल जाता है। तो एक ब्रेसवेल मेरे दिमाग में आता है। वियान मुलर का भी कह सकते हैं कि चेन्नई उसको टारगेट कर सकती है। बाकी एक अपने डोमेस्टिक में एक प्रशांत वीर करके प्लेयर है। वो भी तो अभी मैंने थोड़ा बहुत देखा है डोमेस्टिक, थोड़ा बहुत फॉलो तो करता हूँ मैं। तो उसमें वो भी बहुत प्यारा खेल रहा है, जिसको सब कहते हैं कि नेक्स्ट जडेजा बना सकते हैं उसको। तो काबिलियत तो है। लेट से क्या होता है, क्योंकि अगर अपन मेन चीज देखें ना, तो चेन्नई को एक प्रॉपर फिनिशर की ही जरूरत है अब। तो अपन वो देखें कि भाई जो नंबर 3 या 4 पे खेल सके, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उसके एक्चुअली चक्कर। आपको अगर याद हो तो हम जो एक सेम ग्रुप में, वहां पे एक चीज शेयर हुई थी कि वेंकटेश अय्यर को सीएसके मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि आप एक बार 5-6 पे बैटिंग करिए तो हमें पता चले कि आप फिनिशर भी अच्छे हैं। तो ये इनडायरेक्टली साइन कह सकते हैं कि इनके ऊपर भी सीएसके की नजर है। और मैं हमेशा हर एक वीडियो में ऐसा अभी तक बोला हूँ कि ये पहला ऐसा ऑप्शन है जिसने ओवरसीज डोमिनेशन ज्यादा है इंडियंस से कम। इंडियंस बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ मार्की में भी 2 इंडियंस देखने को मिलते हैं आपको, वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई। तो आप अपना पॉइंट आगे बढ़ाना चाहेंगे या फिर मैं इसको कंटिन्यू करूं? नहीं, कंटिन्यू। तो मेरा इसके रिलेटेड ही दूसरा सवाल है कि मतीजा पथिराना जो है अब नेथन एलिस सारे 14 मैचेस अच्छा करे वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनके बैकअप में अब एक प्रॉपर ओवरसीज बॉलर में अगर मैं किसी को अभी सोचता हूँ तो मेरे ध्यान में एक नाम आता है जो 2021 में रिप्लेसमेंट में आया था, लेकिन फिर जो कोविड आया उसकी वजह से वो खेल नहीं पाया, वो था जेसन बेरेंडोर्फ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक लेफ्ट आर्म पेसर है, ये सीएसके के लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है अगर इसके ऊपर ये लोग टारगेट करते हैं। तो अब मैं तो भूल गया हूँ कि ये रिटेन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मोस्टली तो रिलीज हुए हैं जहाँ तक मेरे को याद है। और उसके अलावा अगर मैं कोई सोचता हूँ, ये थोड़ा बायस्ड होके सोच रहा हूँ, लेकिन कोई एक नाम याद आता है तो रीस टॉपली का भी सेम लेफ्ट आर्म हाइट एंड है। काइल जेमिसन से मैं ज्यादा थोड़ा बेटर समझता हूँ उनको, क्योंकि उनके बेटर स्टैट्स नहीं लेकिन बेटर एक्शन है, और ओवरऑल हाइट की वजह से अच्छी खासी विकेट्स भी निकाल लेते हैं। अभी थोड़े फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये दो नाम मेरे को लगते हैं जो पथीराना का बेस्ट बैकअप बन सकते हैं। आपके मन में कोई नाम हो तो जरूर बताइए। मेरे मन में अगर जहां तक मैं सोचूं तो मैट हेनरी तो सब बोल रहे हैं, लेकिन एक जैकब डफी जा सकता है। जैकब डफी के ऊपर अच्छी खासी बोली लग सकती है। और तो यार ऐसे प्रॉपर तो ध्यान में आते नहीं है, क्योंकि है ही नहीं अब कोई। अगर ढंग से देखे तो कोई बचे ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो एनरिक नोर्किया भी ऑप्शन में है। नोरके का है, लेकिन वही है ना, अब उसके फॉर्म की बात आ जाती है। मैंने तो पिछले साल अपन ने देखा था, कुछ हुआ कुछ भी नहीं। अब ऐसे अगर ऑक्शन में अपन नाम के पीछे जाए तो नाम तो बहुत सारे आ जाएंगे अपने। पहले याद हो तो एक बार वो दो आए थे बीबीएल से, जाइल रिचर्डसन और रिले मेरिडिथ। उनके ऊपर 14-15 करोड़ की बोलियां लगी थी, एक पे 14 की, एक पे 10 की। पर वो उस टाइम परफॉर्मेंस की बात आ गई थी। रीस टोपली का ऐसा है, मेरे को रीस टोपली जहां तक याद है, मैंने उनको मुंबई में और आरसीबी में देखा था। शायद लास्ट वो आरसीबी में थे, तब उन्होंने अच्छा किया था। रीस लास्ट टोपली मुंबई, आ सकता लास्ट है। सीजन मुंबई में थे। और बेरेंट्रोफ भी जहां तक कि लास्ट मुंबई में था। मेरे को 2024 वाला मैच याद आता है, 24 में, जब वो चेन्नई के खिलाफ कॉनवे को उसने बोल्ड किया था। वो वाला मैच भी अच्छा गया था। बेरेंट्रोफ भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वही है ना, ज्यादा लेफ्ट आर्मर हो जाएंगे फिर। अगर सिर्फ लेफ्ट पे जाओगे तो खलील तो एक ऐसे है कि 14 की 14 खेलेगा, वो तो कंफर्म है। तो फिर उसके साथ अपन लेफ्ट आर्मर को देख के मतलब नहीं है। तो लेकिन जा जा तो सकती है चेन्नई किसी पे, क्योंकि थोड़ा एक एक आधा बैकअप तो चाहिए, क्योंकि जेमी ओवर्टन को एज बैकअप तो आप नहीं मान सकते हो किसी का। वो तो एक ही भाई रख नहीं, रख अगर रखा है आप उसको तो देखें, एक। एक बैकअप ऑलराउंडर जेवी ओवर्टन, टोटल मेरे को जहां तक पता है 4 ओवरसीज स्लॉट बचे हैं सीएसके के, जहाँ पे एक बैकअप ऑप्शन आपका हो जाता है एलिस का, एक बैकअप ऑप्शन हो जाता है आपका ओवर्टन का, जहाँ पे लोग कैमरन ग्रीन अभी तक बोल रहे हैं।
एक बैकअप ऑप्शन मैं ऐसा समझता हूँ, या तो नूर का होता है या तो कोई ओपनिंग या फिर मिडल ऑर्डर बैटर का बनता है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि डेविड मिलर इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई प्रॉपर ऑलराउंडर आता है जो पेस या सीम भी दे साथ में, क्योंकि अगर आप देखें नूर अहमद अकेले हैं इस टाइम पे स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। अगर श्रेयस गोपाल के जगह कोई बेटर उनको मिलता है राहुल चहर या रवि बिश्नोई के रूप में, तो वो आ सकते हैं। लेकिन अगर ओवरसीज में कोई मिलता है तो मैं ज्यादातर खुश रहूंगा कि कोई ओवरसीज स्पिनर भी वो नूर के बैकअप के लिए ले रहे हैं, कि नूर भी लास्ट सीजन लास्ट के 4-5 मैचेस में उनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ा गया था, जो वाइड्स उन्होंने भी डाले थे उसमें। तो मैं समझता हूँ कि उधर भी अगर कोई स्पिनर लेते हैं वो नूर के बैकअप के लिए, उनको भी रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। वो 14 मैच यंग है, लेकिन वो 14 मैच कंट्रीब्यूट कर पाए थ्रू आउट, ऐसा उनमें मेरे को पर्सनली नहीं लगता। जहां पे मेरे को लगता है कि उसकी जगह पे वहां पे अगर आप अकील हुसैन जैसा कोई प्लेयर लेते हैं स्पिनर में, एडम जाम्पा का मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो शायद अवेलेबल नहीं है, या फिर तबरेज शमसी जैसे प्लेयर लेते हैं कोई जो प्रॉपर चाइना में ओवरसीज बॉलर है, कुलदीप यादव जैसे चाइना में है, तो मेरे को लगता है कि नूर का भी बैकअप अच्छा हो जाएगा। आपका कोई इस पे टेक है कि नूर के सामने कौन होना चाहिए? नूर के उसका देखे तो यार शमशी तो मेरे को लगता नहीं है एक ऑप्शन, क्योंकि जीएसके में देखा था शमशी बहुत गंदा पिटा था वो। जिन जिन मैचों में उसको चुना है ना, नहीं, मतलब उसका तो एक्चुअली ऐसा हो गया। एक्चुअली वो साउथ अफ्रीका थी ना वेन्यू, ये इंडिया लेकिन है अगर आप देखें फिर तो। फिर भी आता है ना उसके अंदर की, मतलब एक, अगर आप प्रॉपर चाइना मैन के अंदर जा रहे हो या किसी में भी जा रहे हो तो मतलब वो तो होता है ना कि एक विकेट टेकिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ तो कर रहा है। लेकिन वो प्रॉपर, मतलब उसको मैं जितने भी मैचेस देखे हैं, तो एक भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि उसके तरफ से ट्राई है। बाकी उसकी जगह पे तू जैसा कि बोल रहा है कि अफ्रीका है, तो उस वाले मैच में फरेरिया ने 3 या 4 विकेट निकाल लिए थे। फरेरिया उस वाले मैच में बहुत अच्छा खेल गया था। तो फरेरिया तो एक पार्ट टाइमर है। जब पार्ट टाइमर स्पिनर एज ए स्पिन बॉलर अच्छा कर सकता है, तो अगर आप तो जब प्रीमियम स्पिन बॉलर हो तो आपको तो करना चाहिए। तो शमसे का तो चांस ही नहीं है। जेम्पा ने जहां तक है वो अनअवेलेबल है, वो है नहीं। तो नूर के बैकअप में तो एक वही है, अकील हुसैन का चांस बन सकता है एक। बाकी केशव महाराज का भी टी20 का तो इतना कुछ खास रहा नहीं है। तो अकील हुसैन बन सकता है। अकील हुसैन के अलावा अगर चलो तो फिर हसरंगा बन सकता है। थिक्साना तो चेन्नई में देखे आया है, लेकिन थिक्साना का भी इसे रिकॉर्ड था कि वो मतलब इकोनॉमिकल है पर विकेट थोड़े बहुत कम ले रहा था वो। इतना मेरे को याद है, उसके विकेट बहुत कम थे। इकोनॉमिकल तो अच्छा खासा था, पर विकेट उसके कम थे। तो वही चेन्नई ने उस टाइम पे मिड सेंटनर था चेन्नई के पास, क्योंकि हमेशा उन्होंने बैकअप में रखा पर कभी खिलाया नहीं। लेकिन वो भी एक अच्छा था, उसको मुंबई उसको रिलीज करेगी थी। बाकी अगर गुलबदीन नाइब करके है, नाइब है या कौन है, मेरे को पूरा प्रॉपर नाम है उसका याद नहीं आ रहा है, एक और है। गुलबदीन नाइब तो पेसर है, गुलबदीन नाइब। सॉरी, नबी रिलीज हुआ है या नबी मोहम्मद नबी। नबी, हम्म। नबी रिलीज है। तो नबी के पीछे जाने का देख सकते हैं, क्योंकि नबी के पास एक्सपीरियंस एक तो चेन्नई को पसंद आता है। एक्सपीरियंस उसके पास बहुत भर के है। अब देख सकते हैं, उसका मैं प्रॉपर तो किए नहीं रहा, क्योंकि चेन्नई एक तो दो तो है, एक उनके पास नूर है और अभी गोपाल है। अब अगर इनके साथ अगर ये देखना चाहे तो राहुल चहर हो सकता है। राहुल चहर पे जा सकते हैं क्योंकि यंग है। अब बिश्नोई की बात आती है तो यार जहाँ पे अपन स्मेट के अंदर अगर देखें तो उनसे गोपाल बहुत अच्छा कर रहा है। बिश्नोई का कोई भी मैच अभी तक इतना कोई खास नहीं गया कि जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी हो। पिछला मैच अभी कल या जो परसों हुआ था उसमें भी उनका विकेट लेस गए थे। वो 4 ओवर में 34 या 35 रन के आसपास देखे विकेट लेस था। तो ऐसा उसका तो अभी उसने कुछ इतना खास किया नहीं। और सेम लीग के अंदर अपन देखे तो श्रेयस गोपाल खेल रहा है, वो बैटिंग से भी अच्छा कर रहा है और बॉलिंग तो कर ही रहा है। तो आई कैन से इनमें से किसी को ले सकते हैं। तो अभी हम लास्ट एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। MS धोनी, अब ये एक ऐसा पड़ाव हो गया है ना मेरे लिए कि मैं जितना मेरे मुंह से जहर उगलूंगा मैं गाली ही खाने वाला हूँ। तो मैं उस चीज पे बात नहीं रखूंगा। मैंने अपनी उस रिलेटेड सारी बात रख दी है कि 2023 के बाद जो है अब वो जरूरत बगैर का बन गया है। मेरा खून उस टाइम पे भी खौला था जब चेन्नई में अर्ली विकेट्स गिर गई थी 11 ओवर में, फिर भी आप 17 पे बॉल बैटिंग करने आए थे तब। मेरा खून उस टाइम पे भी खौला था जब आपने 2023 में धर्मशाला में मोइन वगैरह सबको भेजा था और फिर लास्ट में आप आए थे और बोल्ड हो गए थे, तो 24 में टू बी प्रिसाइज। तो अब आप
आपको ऐसा लगता है कि उनको ये सीज़न अगर सैमसन की ट्रेड जल्दी हो जाती है, अगर मैं ऐसा समझूँ, तो अगर आपको ऐसा क्या लगता है कि उनको ये सीज़न खेलनी चाहिए थी? और अगर अभी खेल रहे हैं, जैसे कि कन्फर्म हो गया है कि वो खेलेंगे, तो क्या वो मिड सीज़न से रिटायर होते हुए दिख रहे हैं आपको या फिर वो नहीं, वो खेलेंगे अभी भी? जितना मेरे को लग रहा है ना, जो अंदर से फीलिंग आ रही है, वो तो ये है कि क्योंकि धोनी ने बोला था कि जो मेरा लास्ट मैच होगा ना, मैं उसको चाहूँगा कि वो चेपॉक पे हो। तो अगर ऐसा होता है कि भाई इस साल भी चेन्नई क्वालीफाई नहीं हो पा रही है, धोनी मतलब वो तो लग ही जाएगा स्टार्टिंग के मैचेस देख के, वो तो फिर आउटसाइड चांस बनता है क्वालिफिकेशन का। तो अगर धोनी को ऐसा लगता है, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली और जो मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसा होता है कि भाई चेन्नई क्वालीफाई नहीं कर पा रही है, तो जो लास्ट मैच चेपॉक का होगा ना, वो मैच खेल के रिटायरमेंट लेगा। मेरे को इस पे श्योर हूँ मैं, श्योर तो क्या, अपन अमस है वो तो उसका क्या कह सकते हैं। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर, लेकिन अगर वही है, क्वालीफाई हो जाती है चेन्नई और अमस को लगता है कि भाई उनके बिना सब कुछ सही चल रहा है, तो मेरे को ज़्यादा चांसेस अभी भी इस चीज़ के लग रहे हैं कि वो चेपॉक में रिटायरमेंट लेगा, इस साल लेगा, गारंटेड है। मतलब गारंटेड तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे को अंदर से सब फील आ रहा है। बाकी यार एज ए धोनी फैन तो भाई मैं तो यही चाहूंगा, मैं उसको जितना देख सकूँ देखूं। बात अगर अपन 22-23 की, 24 की, 25 की करें, तो उस टाइम पे सीन ही अगर सही सीन देखे ना, वो कह सकते हैं कि लोग बाग कि भाई फिर क्यों खेल रहा था, लेकिन सीन यही था कि नी प्रॉब्लम थी। 2024 में, 24 वाला मैच था या पता नहीं कौन सा मैच था, एक मैच खेलने के बाद धोनी को जब चलते हुए देखा था, तो उसमें भी वो थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, सही से चलने नहीं आ रहा था उनसे। तो सीन यही है कि नी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब वही ये कहने वाले यही कहते हैं कि भाई जब नी इतनी प्रॉब्लम है तो फिर खेल क्यों रहे हो, उसकी जगह पे किसी और को चांस दे दो। जो कि एक लॉजिकल देखे तो ठीक है, लॉजिकल देखे तो सही चीज है कि भाई जब नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ना किसी और को चांस दो, आपकी जगह पे कोई और बंदा ग्रूम होगा, एक स्पोर्ट तो खाली होगा। लेकिन अगर किसी आप प्रॉपर ऐसे अमस फैन से बोलोगे, तो वो तो यही बोलेगा कि यार जब तक खेल सकते हो खेलो। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि इस सीजन, यार मैं तो 2000, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद भी यही चाह रहा था कि 2023 में से प्रॉपर फेयरवेल जिसको कहते हैं ना, वो हो गया था कि भाई यहाँ से आ गया है, आप ये मैच भी जीत चुके हो, फाइनल जीत चुके हो, सब कुछ एकदम जैसे फेरी टेल जिसको एंडिंग कहते हैं वो था। लेकिन उसके बाद उन्होंने 24 खेला, 24 में मेरे को लगा कि यार यहाँ तक आ गए हैं, 24 में भी डिसेंट सा गया था, तो मैंने कहा अब यहाँ पे भी ले सकते हैं। फिर 25 आया। अब 25 में आने के बाद अब ये था कि भाई 26 तो अब खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिस तरीके का टीम था, जिस तरीके का सब हुआ, कि एक साल और इसके बाद फिर नहीं, इसके बाद तो फिर मतलब नहीं है। आप तो फिर वही बात रह गई कि आप खेलते जा रहे हो, खेलते जा रहे हो, और खुद के फैंस भी फिर थोड़े थोड़े गाली देने लगी जाएंगे। अभी भी थोड़े बहुत गाली देने पे आ गए, धीरे धीरे तो फिर पूरा फैन बेस अगेंस्ट हो जाएगा, मतलब नहीं तो उसका। हमारे ग्रुप में भी तो ये सही चीज़ है। बात है। तो रैपिड फायर राउंड अभी आपके साथ शुरू करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीएसके रखे हैं। पहला मैं आपसे बस पूछना चाहूंगा कि विच इज योर फेवरेट सीएसके मैच ऑफ ऑल टाइम। मैच और मैचेस आप कोई भी बोल सकते हो। मैं अपनी 3 फेवरेट मैचेस बताता हूँ आपको। एक तो 2021 में जो जाडेजा ने 5 कैचेस पकड़े थे वो हम्म। राजस्थान के सामने। फिर उसी टाइम पे जब आरसीबी का स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा था जाडेजा ने 5 सिक्सेस और 3 विकेट लेके वो। और थोड़ा पीछे चलते हैं जहाँ पे एलबी मॉर्कल ने 5 छक्के मारे थे विराट कोहली को। ये 3 मैचेस, और वो एलबी मॉर्कल वाली तो इसलिए मेरे लिए खास है क्योंकि वो मैंने लाइव देखी थी। उसके बाद मेरे लिए 2018 का जो कप है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो जब 2 साल के बाद जो वापस आए थे और जिस तरह से जिताया था, उस पूरे सीजन में सबका, लिटरली सबका कंट्रीब्यूशन था। जो लोग बेंच पे थे उनका भी, जो लोग सपोर्ट स्टाफ में थे उनका भी। तो ये मेरी फेवरेट सीएसके मोमेंट्स मेरे हिसाब से है। आपकी कौन सी है? मेरा तो यार एक 2023 का फाइनल है। वो तो मतलब बहुत ज्यादा उससे तो मैं अटैच हो गया था, क्योंकि वो उस फाइनल में हो क्या रहा था किसी को ही नहीं पता। 2 दिन या 2.5 दिन तो एक वो फाइनल चला। फिर पहले आप बारिश आई, मैच के अंदर वापस बारिश आ गई। एक तो गुजरात ने उस टाइम पर 200 प्लस का स्कोर दे दिया, जो कि फाइनल में पहली बात बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद स्टार्ट अच्छी, जैसे ही गायकवाड़ ने चौका लगाया था, बारिश आ गई। फिर वापस आए, थोड़ा बहुत अच्छा खेलने लगे, गायकवाड़ और कोहली सेट हुए, तो पहले कोहली चल गया, उसके पीछे पीछे गायकवाड़ चल गया। फिर थोड़ा बहुत लगा कि भाई मैच अब हाथ से गया, तो वापस अपने फिर रहाणे और रायडू ने मार दिया। फिर लगा कि भाई अब मैच हाथ में है, फिर वहां से दोनों आउट हो गए। फिर लगा कि मैच गया, तो फिर दुबे ने मार दिया। फिर लगा कि भाई मैच हाथ में आया तो डॉट डॉट हो गई। फिर लगा मैच हाथ से गया, तो फिर जडेजा ने मार दिया। तो ये वाला तो मेरा एक बेस्ट मोमेंट था।
और अगर मैं देखूँ तो एक 18 वाला भी बहुत प्यारा मोमेंट था जब उन्होंने फाइनल का कप उठाया था। एक वो वाला था और एक मेरे लिए स्पेशल था जिसमें गायकवाड़ की फर्स्ट सेंचुरी आई थी राजस्थान के खिलाफ, क्योंकि यार गायकवाड़ दिल से बहुत पसंद आया। तो उसकी सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी आना वो अंदर से अच्छा लगता है। ये तीन है मेरे सबसे फेवरेट तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके हिसाब से अंडररेटेड प्लेयर्स सीएसके के कौन है? मैंने अपना अपना नाम इधर लिखा ही हुआ है, डग बॉलिंजर है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ, जब ब्रेंडन मैकलम और ड्वेन स्मिथ जब ओपन किया करते थे हमारे लिए, हम्म। वो एक अंडररेटेड पार्टनरशिप बनती थी जब भी वो लोग साथ में होते थे तब। मुरली विजय को मैं अंडररेटेड इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा खेला है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। मैथ्यू हेडन अंडररेटेड है, कुछ इनिंग्स उन्होंने भी अच्छी खेली थी पार्थिव पटेल के साथ मिलके। बॉलर्स में मेरे को एक नाम पर्सनली याद आता है, आपको शायद पता हो, बेन गिल्फेनॉस करके एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सीएसके में नाम थे। सुना है। बहुत ही अंडररेटेड है। एल्बी मॉर्कल अंडररेटेडली मैं उनका एक दूसरे उसमें नाम लूंगा, तो ये मेरे अंडररेटेड प्लेयर्स हैं। आपके हिसाब से कौन? मेरा यार अब जैसे तूने मुरली विजय का बोला, मुरली विजय ने कंट्रीब्यूट तो सही में बहुत किया, लेकिन सीन ऐसा है ना कि 2020 के अंदर आते आते उसको गालियां पड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो सीजन उसका अच्छा नहीं गया था। वो पहले मैच के बाद एक दो मैच के बाद वो ड्रॉप भी हो गया था। तो उसके हिसाब से है ना, मतलब उसको जितना प्रेज मिलना चाहिए उसको उतना कभी प्रेज मिला नहीं चेन्नई की तरफ से। आप देखो 2011 वाला फाइनल, 2010 के अंदर भी अच्छा किया है, 11 में अच्छा किया है, बीच में भी अच्छा किया है। अब उसने ओपनिंग में तो उसने बहुत मारा है। एक तो वो मेरे को लगता है, एक मेरे को एलबी मोरकल लगता है। एलबी मोरकल भी अंडररेटेड के अंदर आता है। उसने नाम कम होता है, एक तो बस उसका नाम होता तो है पर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। और एक सबसे अंडररेटेड जो मेरे को लगते हैं दो बॉलर के अंदर, एक तो अपने आशीष नेहरा और एक लक्ष्मीपति बालाजी। ये दोनों मेरे को अंडररेटेड बॉलर में लगते हैं। अब उसका ऑपोजिट अगर मैं आपसे पूछूं तो ओवर रेटेड आपके हिसाब से कौन है? मैं आपको बताता हूँ, एंड्रू फ्लिंटॉफ जो है, जब वो खेले थे एक सीजन सीएसके के लिए, मेरे हिसाब से पर्सनली एक जो हवा बनती है ना ऑक्शन के बाद, अभी वो आ रहा है, हाँ अब देख लेना तुम्हारी टीम गई, वो हवा भी बन गई थी, सब हो गया था। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में उतना कुछ उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया था मेरे हिसाब से। तो ये एक नाम है। दूसरा मेरे को नाम लेना है, जो है एक तरीके से, नहीं चलो रहने दो, नहीं बोलना है क्योंकि वो एक तरीके से अंडररेटेड ओवररेटेड के बीच में आते हैं, तो उनका नाम मैं नहीं लूंगा। मेरे में मैं बोलूँ तो जैसे अभी तूने बोला था कि वो एक हवा बन जाती है, वो उस टाइम पे स्टोक्स की भी बनी थी। स्टोक्स का ये बना था कि भाई जडेजा और स्टोक्स अपने वर्ल्ड के दो बेस्ट ऑलराउंडर, और साथ में मोइन अली भी उस टाइम पे अच्छा था। तो भाई वर्ल्ड के तीन बेस्ट ऑलराउंडर एक साथ खेलेंगे। मोइन अली ने अच्छा किया, जडेजा ने अच्छा किया, स्टोक्स तो एक दो मैच के बाद बाहर ही बैठ गया था वो तो, क्योंकि पहले एक तो मेन तो उसको इंजरी हुई, उसके चक्कर में बाहर बैठ गया। फिर ऐसा हुआ था कि भाई चेन्नई का पूरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया था, अब जरूरत नहीं उनको किसी की, तो वो बाहर बैठा रहा। तो उसका एक तो 15 करोड़ भी वेस्ट था वो, और वो बहुत हवा वाला मोमेंट था कि भाई अब तो स्टोक्स और जडेजा साथ में है, तो मतलब नहीं था उसका। एक वही मेरे को बहुत ज्यादा ओवररेटेड लगता है। इसके बाद तीसरा सवाल ये है कि लीस्ट अप्रिसिएटेड सीएसके प्लेयर, मतलब जिसकी उतनी तारीफ नहीं करती कॉमन पब्लिक। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो एलबी मॉर्कल का नाम मैं इधर लूंगा कि उतनी तारीफ उनकी नहीं की जाती है अभी के टाइम पे। वो अगर देखें तो जीएसके के आई थिंक बॉलिंग कोच भी या फिर हेड कोच के साथ पार्टनर है जीएसके में, तो वो है। और दूसरा नाम शायद आप शॉक हो जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है माइकल हसी के साथ भी सेम लोग करते हैं। लोग मिस्टर क्रिकेट बोलते हैं, लेकिन उनके जो नॉक्स थे सीएसके के लिए, मेरे लिए पर्सनली वो बहुत आइकॉनिक थे। स्पेशली जब वो सिक्स, कोई भी जगह पे कोई भी रीजन पे सिक्स मारते थे, उसके बाद एक स्मर्क रहता था उनके चेहरे पे। तो उनकी बैटिंग मैं हमेशा एंजॉय करता था एज अ सीएसके फैन। मैं इसके अंदर एक नाम रखूंगा, मेरे को जितना याद है इमरान ताहिर का नाम याद आता है। 2018 था या 19 था जिसमें वो पर्पल कैप जीत गया था, शायद तक 19 जीत में। गया था। जीत गया था ना वो पर्पल कैप। हाँ, तो एक तो उसका है कि भाई वो बहुत कम अप्रिशिएट है वो, लेकिन वो बंदा था कि भाई वो बहुत प्यारा, मतलब प्लेयर था वो। उसके तो स्पेल्स को बहुत कम लोगों ने आज तक याद किया है, क्योंकि अब तो वो रिटायर भी हो गया। अब तो जेएसके में खेलता है थोड़ा बहुत, बाकी अब तो रिटायर के उसमें तो और किसी को याद आता नहीं है। लेकिन वो था कि भाई उसने भी किया है चेन्नई के लिए, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आपको अगर दूसरा नाम लेना हो तो आप अभी रिसेंटली रिटायर्ड मोहित शर्मा का भी ले सकते हैं। मोहित शर्मा भी है एक, मोहित शर्मा का भी सेम यही सीन था। मोहित शर्मा के नाम पे पर्पल कैप भी है एक चेन्नई के अंदर, जितना मेरे को याद है।
उसने एक पर्पल कैप भी जिताई थी और भी है। पर मेरे को तो मेन जो लगते हैं ना, जो कि सबसे लीस्ट अप्रिशिएट है, वो तो ये दोनों ही है। अच्छा, अभी थोड़ा इस ऑप्शन के रिलेटेड मैं सवाल के साथ हम खत्म करेंगे। आपके हिसाब से इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन होगा? हम कैमरन ग्रीन और लियाम लिविंगस्टन को अगर साइड में रखें तो, अगर मैं मेरी बात करूं तो अभी मेरे ध्यान में एक नाम जो आता है, प्रीवियसली एक एडिट किया है अभी मैंने वीडियो, जहाँ पे मेरे को लगता है कि जॉनी बेयरस्टो हो सकते हैं एक नाम जो थोड़े महंगे जाए। उसके साथ अगर बात करूं तो सचिन रविंद्र का भी सेम कहूंगा, उन्होंने अभी टेस्ट में सेंचुरी मारी वेस्ट इंडीज के सामने, तो वो कहीं ना कहीं फॉर्म में लग रहे हैं। तो ये दो नाम मेरे दिमाग में आते हैं अभी। अब अगर उसमें अपन देखें ना कि सबसे ऊपर कौन जाएगा, तो मेरे को एक तो लगता है रवि बिश्नोई जा तो सकता है, क्योंकि वो इंडिया के लिए भी T20 में नंबर 1 पे रहा था। उसने कुछ साल अपने पंजाब में था, उसने तब भी अच्छा किया था, और रवि बिश्नोई ने अच्छा किया है। ये सीजन तो मैं कह रहा हूँ कि वो स्मेट में उसका अच्छा नहीं किया था, लेकिन लखनऊ को रिलीज तो नहीं करना था। तो उसके ऊपर एक उसकी बोली अच्छी खासी जा सकती है। एक पथिराना का ये है ना कि उसका नाम तो बन चुका था 2023 के बाद, कि भाई जिसने चेन्नई को 2023 जिताया वो पथिराना था। मतलब प्रॉपर तो नहीं कह सकते कि उस अकेले ने जिताया, लेकिन पेस बॉलिंग को लीड कर रहा था। तो एक मेरे को पथिराना लगता है, और एक मेरे को रवि बिश्नोई लगता है कि ये दोनों जा सकते हैं अच्छे खासे महंगे। इन दोनों का लगता है मेरे को। वेंकटेश अय्यर पे आपका क्या कहना है? वो नहीं जा सकते? मतलब 10-12 तो वो भी खींच लेंगे मेरे हिसाब से। हाँ सॉरी, मैं वेंकटेश अय्यर का नाम भूल गया था, लेकिन अब वेंकटेश अय्यर का सीन ये है ना कि अब यार वो चेन्नई ने उनको बोला है कि अगर आप नीचे खेलो तो उनके ऊपर अच्छी खासी बिट तो जाएगी। लेकिन अगर वही है नंबर 3 के लिए, नंबर 4 के लिए, तो ज्यादा टीमों को मेरे को लगता नहीं है कि जरूरत है। न चेन्नई को जरूरत है, न हैदराबाद को जरूरत है। लखनऊ को भी इतनी कोई खासा जरूरत नहीं, उनके तो टॉप 3 सॉर्टेड है। और नंबर 4 पे तो अपने ऋषभ पंत आता ही है। तो ऐसे राजस्थान का देखे तो राजस्थान का भी सॉर्टेड है। नहीं, राजस्थान ले सकती है, राजस्थान ने अभी नीतीश राणा को ट्रेड किया था, तो वो मेरे को वेंकटेश अय्यर पे लगता जा है सकते हैं। गुजरात टाइटंस शायद ले सकती है वेंकटेश अय्यर को। जाना चाहिए, जाना चाहिए, जा सकती है। क्योंकि शाहरुख खान को अभी उनकी टीम की मुझे बढ़िया बात ये लगती है कि अगर बटलर है तो उसके बैकअप में कोई है, ये है तो उसके बैकअप में कोई है, ये है तो शाहरुख खान का कोई बैकअप नहीं है एक तरीके से। तो अगर वेंकटेश अय्यर आते हैं तो उनके बैकअप में शाहरुख खान हो सकते हैं। डेफिनेटली हो सकता है, चांस तो है। अच्छा, अब एक ऐसा मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कोई ऐसा प्लेयर जो शॉकिंगली किसी ने सोचा नहीं है वो अनसोल्ड जाएगा? मैंने अब तक जहां तक सोचा है, मेरे हिसाब से वो प्लेयर है डेवन कॉनवे और क्विंटन डिकॉक। इसमें से मेरे को एक लगता है, बाकी आप बताइए। मैं खुद यहाँ पे कॉनवे बोलने वाला था। मेरे को खुद को लग रहा था कि रिसेंट फॉर्म वगैरह देख के चांस है कि भाई कॉनवे अनसोल्ड जा सकता है। और तो मेरे को कोई ऐसा लगता नहीं है कि मार्की के अंदर से जो 2 करोड़ की प्राइस लिस्ट में है, जाने में तो बहुत चल जाएंगे, पर जो ऐसे जिसने अच्छा खासा किया है वो मेरे को कॉनवे लगता है। डिकॉक का तो ये है कि भाई अगर केकेआर को लास्ट तक कुछ नहीं मिलता, केकेआर को खैर मिल ही जाएगा, लेकिन कोई ऐसी टीम रही जिसको जरूरत पड़ती है कि भाई इसे अपने ओपनिंग में बैकअप के लिए रख लेते हैं, तो क्विंटन डिकॉक फिर भी कोई ले सकता है। पर कॉनवे का ऐसा है ना कि उसका बहुत ज्यादा डिपा गया। पिछले साल भी देखा था कि एक बार चेन्नई ने तो उनको अपने सीधा रिटायर आउट ही करवा दिया था। तो मेरे को तो कॉनवे लगता है, मैं भी कॉनवे के साथ हूँ। मतलब हो सकता है वो। तो अभी इसके बाद ये क्वेश्चन है कि एक ऐसा प्लेयर जो सरप्राइजिंगली बिड वॉर जो होती है टीम्स के बीच में वो अट्रैक्ट करेगा। मैंने आज एसआरएच और डीसी का शूट किया, उसमें मैंने एक ऐसा नाम लिया जो सब लोग भूल गए हैं। आकाशदीप जो है, ये एक ऐसा नाम है अनएक्सपेक्टेडली रिलीज लिस्ट में जो आया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि शमी के जगह एसआरएच जो है उनको ले सकती है, उन पे नजर हो सकती है, क्योंकि उनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, इंग्लैंड सीरीज में सबने देखा है। तो आकाशदीप मेरे हिसाब से, वो और जॉनी बेयरस्टो, ये दो नाम ऐसे हैं जो बिड वॉर करवा सकते हैं टीम्स के बीच में। एक नाम और अभी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, एक आकाश मधवाल। आकाश मधवाल याद हो तो एक बार 2023 मेरे को जितना याद है उसने बहुत अच्छा किया था डेथ में बॉलिंग। और लखनऊ भी जा सकती है इसमें, तो हैदराबाद भी जा सकती है, चेन्नई 101% जाएगी। गुजरात को तो खैर चांस नहीं है, गुजरात मुंबई ये तो 2 टीमें हो गई जिनको बहुत लिमिटेड प्लेयर चाहिए, मुंबई को तो कोई चाहिए ही नहीं। अपने आरसी भी जा सकती है कि वो जस दयाल का देख के कि जस दयाल का क्या सीन बनता है। जैसे आकाश मधवाल का मेरे को लगता है कि अच्छी खासी भीड़ खींचने का दम रखता है, और जाना चाहिए आकाश मधवाल पे।
एटलीस्ट 7 से 8 करोड़ तो जाना चाहिए इस पे। उसके बाद अभी अगला जो सवाल है, मेरे लास्ट लास्ट सवाल है वैसे तो ये, कि कोई ऐसा प्लेयर जो इन्फ्लेटेड प्राइस पे जा सकता है। इन्फ्लेटेड मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो, अगर वो प्लेयर 10 करोड़ का है, उसको 10 ही मिलने चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन वो 15-20 पे जाता है, तो ऐसा कोई आपके मन में प्लेयर है? मैं पर्सनली ऐसा जानता हूँ कि अभी आपने जो रवि बिश्नोई की जो बात की, उसके ऊपर से ऐसा लगता है कि रवि बिश्नोई इन्फ्लेटेड प्राइस पे किसी टीम में जा सकते हैं। रवि बिश्नोई तो डिजर्व करता है, बस वो बात ये आ गई ना कि कुछ टाइम से उसका डीप है, लेकिन उसने अच्छा किया है, बहुत टाइम से उसने अच्छा किया है। एज ए T20 नंबर 1 बॉलर रहा है वो। तो वो तो जाएगा, 10-12 करोड़ वो तो पार जाएगा, और वो इतना डिजर्व भी करता है, उसने खेला अच्छा है। जो बंदा जाएगा ना, वो मेरे को लगता है लियम लिविंगस्टन ही है वो इजीली 10 से 15 करोड़ लेके जाएगा, और वो इतना का वर्थ भी नहीं है। वो वर्थ है कि अगर हमने नॉर्मल ऑप्शन होता तो 5 से 6 करोड़ में इजीली किसी को भी मिल जाता। पर अब क्योंकि दिक्कत ये आ गई कि भाई एक्चुअल बच्चा रसल बच्चा, अब इनके बाद जो मार्की प्लेयर है जो कि अच्छा ऑलराउंडर है, वो बस वही बच्चा है। तो मेरे को वही लगता है कि भाई वो इन्फ्लेटेड तो क्या, बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि चेन्नई को अगर ग्रीन नहीं मिलता तो जितना मेरे को लगता है चेन्नई फुल ट्राई करेगी कि भाई लिविंगस्टन तो लेना ही लेना है। तो वो सीन है, वो जा सकता है। मैं तो पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि जो हमारे पेसर्स में इंडियन पेसर्स जो सीएसके के हैं, आई थिंक खलील और मोस्टली गुरजपनीत अगर खेलते हैं तो गुरजपनीत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आकाशदीप जो है वो सीएसके में आए। मेरी ऐसी पर्सनली इच्छा है कि खलील और आकाशदीप राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बनता है आपका। और तीसरा अगर कोई जो मुल्डर आते हैं तो मुल्डर या फिर ओवर्टन तो है ही आपके पास। तो आई थिंक ये इस एपिसोड का एंड था। दक्ष भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल ये पहला, अगर मैं समझे तो पहला एक्सपीरियंस था, तो ओवरऑल कैसा रहा, प्लीज बताइए। मेरा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को यार। हर टीम के लिए बात करके अच्छा लगता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मजा भी आया है बात करके, सब कुछ अच्छा लगा है। अब देखते हैं ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या आता है इसके ऊपर। बाकी मेरी तरफ से तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इसके लिए। थैंक यू मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आप अपना 1-2 घंटा बचा के इधर आए, वरना बहुत से लोग कभी कभी नहीं आ पाते, उनके टाइम पॉसिबल है, उनका प्रॉब्लम हो, कोई टाइम हो उसकी वजह से। तो आई होप आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। और अभी मिलते हैं कोई नए टीम के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।